नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा होने वाली है वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज में आप ये देख सकते हो कि भाई आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है ना, वो बताया जाता है 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो वैदिक एज है ना, ये इसका टाइम पीरियड आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, ये इस समय के पीरियड को कवर अप करने वाला है। मतलब यहाँ पे 250 वर्षों का इतिहास कहाँ गया हमारा, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार दावा करते हैं कि उस समय आर्यों का युग था और ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन पुख्ता रूप से किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कह सकते हो आप कि ये जो 250 वर्ष थे, एक अर्बन सिविलाइजेशन, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो एक अर्बन सिविलाइजेशन से हम एक रूरल और ग्रामीण सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे इन 250 वर्षों में, है ना। जो व्यक्ति शहर में रह रहा था वही व्यक्ति गांव में रहने लगेगा। तो ये सब चीजें होने वाली है। अब वैदिक पीरियड जो ना बहुत बड़ा समय है, आप यहाँ देख सकते हो 500 से 600 ईसा पूर्व, इतना बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है ये। तो इसको एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको दो भागों में तोड़ा गया इतिहासकारों के द्वारा। एक तोड़ा गया ऋग्वैदिक पीरियड में, इसका समय दिया गया 500 साल, है ना, 1500 से 1000 बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो बचा कुचा 600 वर्ष था उसको कहा गया पोस्ट वैदिक एज। अब ये दोनों जो है ना, ऋग्वैदिक काल और पोस्ट वैदिक एज, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग होने वाले हैं। आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत ज्यादा पूजा जा रहा है, स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान किया जा रहा है। जो स्त्रियां है वो वेदों का पाठ कर पा रही है। बहुत सारी विदुषी विद्वान स्त्रियां भी आपको यहाँ पे दिखने लगी। मतलब फीमेल की सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है। वहीं आप देखोगे पोस्ट वैदिक एज में सती प्रथा प्रचलन में आ जाएगी, फीमेल की स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ पे गाय का महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गाय की वजह से हत्याएं होने लगेगी। पूरे के पूरे गांव एक युद्ध में तब्दील हो जाएगा गाय को लेके। ऋग्वैदिक काल में ऐसा था कि जो राजा जो था, राजा केवल नाम का राजा था, मतलब उसकी जमीन जायदाद पे कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन पोस्ट वैदिक एज में आप देखोगे राजाओं के बीच में लड़ाइयां हो रही है जमीन को लेके। तो ये सारी आइडियोलॉजी का बहुत सारा फर्क देखने को मिल जाता है ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल में, है ना। तो थोड़ा समझते हैं क्या सब चीजें थी। थोड़ा सा बेसिक बातचीत हम कर लेते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता जो है ना, अगर आपको भारत को समझना है, वास्तव में भारत को अगर आपको समझना है, तो वैदिक सिविलाइजेशन की एक सभ्यता है ये। मतलब कि उस समय भारत किस तरह से बना, भारत किस तरह से विद्वान बना, अगर आपको बचपन से लेके बड़े होने तक भारत को देखना है तो आपको वेदों से पढ़ना पड़ेगा, वैदिक सिविलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है कि भाई बच्चा छोटा रहेगा, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, फिर बच्चा और बड़ा होगा। और आज भी जो है हम डेवलपिंग कंट्रीज में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो हम इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी स्टार्टिंग मानी जाती है वेदों से, है ना। ये सब चीजें हैं। अब वैदिक काल को दो बराबर भागों में तोड़ के बांटा गया, जैसा कि था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में हमने बात करी। अब जो वैदिक एज है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, देखो जो भी है ना, चार प्रकार के वेद है ना। अब चारों वेदों के यहाँ पे नाम लिखे हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इन चारों को ही मिला के बेसिकली ये पूरे का पूरा गणना करी गई है। मतलब हमको कहीं पे कुछ पत्थर के ऊपर की आकृति मिल गई, कहीं कुछ लिखा मिल गया, और इन चारों वेदों को पढ़ के हमने ये इतिहास लिखा है हमारे भारत का, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। बेसिकली बात ये है। और वेद का जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, उसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। आपको ये समझना है। और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये सब चीज़ों को देख के हमारा इतिहास लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये चारों ग्रंथ भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, और इनका संकलन करा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। अब ये मत कह देना कि इन्होंने लिखा हुआ है, इनका संकलन उन्होंने करा है, मतलब इनको संभाल के रखा है ना। अब इतिहास में दो बार कृष्ण का जिक्र होता है। एक कृष्ण तो हमारे थे कान्हा जी, है ना, जिनकी पूजा आप करते हो, और एक दूसरे कृष्ण थे जिनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इनके नाम के साथ में भी द्वैपायन यूज किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है। अब वैदिक एज जब भी आप पढ़ते हो ना, यहाँ पे एक लोगों का जिक्र होता है जो बेसिकली यहाँ पे रहते थे, जो लोग, उनका जिक्र होता है, वो लोग थे आर्य। अब आर्य एकदम से आए कहाँ, आपको पता था भारत एक अर्बन सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता। उसके बारे में मैंने भी ज्यादा चर्चा नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे मतभेद थे उसमें, और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से डिमोलिश हो गई और उसके बाद
आर्य आए। आर्य बेसिकली कौन थे? चरवाहे थे, भेड़ बकरी चराया करते थे, और जब चारा खत्म हो जाया करता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर लिया करते थे। अब ये किसने कहा है? ये कहा है मैक्स मूलर ने, है ना। ऐसे बहुत सारे मत है आर्यों को लेके कि भाई आर्य यहाँ पे कैसे उत्पन्न हो गए, अर्बन सिविलाइजेशन जैसी एंड हुई उसके बाद आप रूरल सिविलाइजेशन में कैसे चेंज हो गए। तो ये बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। तो लगभग 6 से 7 जो इतिहासकार है उनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रिसर्च करके लिखी हुई है, तो देख लीजिए आप थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो है मैक्स मूलर का कि भाई मध्य एशिया का जो एरिया है यहाँ से आर्य आए थे और यहीं पे बसे थे, मुख्य रूप से बकरी वगैरह चराया करते थे, और जब चारा खत्म हो जाता तब एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर लिया करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए हुए थे। अविनाश चंद्र दास का कहना है कि सप्त सैंधव वाले क्षेत्र से आए थे। अगर आपने मेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कीजिए उसको। मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है कि सप्त सैंधव का जो एरिया है ये कौन सा है। सप्त सैंधव मतलब बेसिकली 7 नदियों का एरिया, है ना, तो उसको कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। तो अविनाश चंद्र दास का उनका कहना था। गंगाधर झा ने यहाँ पे कहा था कि ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं, जहां पे गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था कि दक्षिणी रूस, और गाइल्स ने कहा था हंगरी और डेब्यू नदी के किनारे का जो एरिया है वहां से बेसिकली आए हुए। तो ये मत है इतिहासकारों के। अब सबसे ज्यादा सर्वमान्य यही लगाना आपने भी एग्जाम में टिक, है ना, ये सब चीज है। और कुछ थोड़ा सा आर्कियोलॉजी एविडेंस के बारे में देख लेते हैं। करंट अफेयर में चीजें चलते रहती है, रिसर्च करते रहता है हमारे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो एक कस्सी अभिलेख है। अभिलेख मतलब होता है कहीं पे कुछ लिखा मिल गया इनको, है ना, तो उस अभिलेख के बारे में बताया गया है कि भाई ईरानियों की एक शाखा है जिनका भारत में आगमन हुआ, ना, इतनी बातें वहां पे लिखी गई कस्सी अभिलेख में। तो थोड़ा बहुत इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि भाई हाँ ये लोग आर्य हो सकते हैं। और एक है बोगत कोई, इसको मिन्नती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी उसके ऊपर ये अभिलेख लिखाया गया था, है ना। वो 2 राजा कौन से थे? एक थे सुबी वल्लिम और एक थे मिन्नती के राजा मती उज्जा, है ना। इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी लड़ाई के बाद। तो उसके बाद बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख यहाँ पे किया गया था, जैसे मैंने बात करी इंद्र वरुण मित्र नाथ से, और इनको कनेक्ट कर लिया गया वेदों से और बेसिकली आपके सामने बातचीत लिखी गई। और जैसा मैंने बताया था आर्किटिक होम इन वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा हुआ है। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत तो हमारे वेद है कि भाई वेदों से हमको जानकारी मिली कि भाई हमारे भारतीय इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है ऋग्वेद संहिता। इसमें थोड़ा सा याद रखना आपने, एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है इसमें। और इसकी रचना जो है ना, इसका कंफर्म समय किसी को नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा समय उठा के दे दिया उन्होंने ऋग्वेदिक काल का, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, पूरा का पूरा समय, कि पता ही नहीं ना भाई किसी को कब ये लिखी गई थी और किसने लिखी थी वो भी नहीं पता है। अब इसके जो 2वें और 7वें जो मंडल है मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ऋग्वेद दिखता कैसा है। अब आपको तस्वीर वगैरह सारी कुछ ये दिखेगी। तो इसका जो 2रा और 7वां मंडल है ये सबसे ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं। और प्रथम और दूसरा मंडल जो है ये मंडल जो है ना प्रवृत्ति काल के माने जाते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज पूछ ली जाती है। और 2रे और 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। अब गोत्र मंडल बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही गोत्र के ऋषि ने इसको संकलित किया था, तो इसीलिए जो है इसको गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई थी जो एक फारसी ग्रंथ था, उसका नाम था जैन अवस्था। तो इससे मिलती जुलती बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो मिलते थे उससे। तो ऐसा माना गया कि ये दोनों धर्म जो है ना एक ही समय काल में लिखे गए हैं, बेसिकली ये बातें मान ली गई। और कुछ चीजें अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इनका जो था, पर्सपेक्टिव जो था, वो था ब्रह्मवर्त। अब ये ब्रह्मवर्त कौन सा? सतलज और यमुना नदी के आसपास का जो एरिया है उसको ये लोग ब्रह्मवर्त कहते थे। और ये इनका सेंटर था, इस सभ्यता का सेंटर, जहाँ पे सभ्यता सबसे ज्यादा फली फूली थी, है ना। ये सब चीजें हैं। और एक बात आप याद रखिए कि भाई इस समय नदियों का बड़ा इंपॉर्टेंस था, इसलिए जो है ना ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया। सबसे पवित्र नदी इनकी जो है वो है सरस्वती नदी। और यहाँ पे गंगा नदी और सिंधु नदी का भी जिक्र हमको मिलता है कई बार, है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा आप। और सरस्वती नदी को बहुत ज्यादा पवित्र बताया गया है, नदियों की माता कहा गया है। और हिमालय की चोटी का नाम भी इसमें लिखा गया, पर उस चोटी का नाम लिखा गया माउंट एवरेस्ट नहीं है वो नाम, वो है मुजवंत। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं।
देखो ऋग्वेद में बेसिकली ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि लोग रहा कहाँ करते थे, कहाँ बेसिकली घर बनाया करते थे, घर किस तरह से बनाया करते थे, ये बताना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि उस समय कुछ साक्ष्य मिले ही नहीं है कि भाई इतिहासकार कुछ कह सके, कुछ लिख सके। तो बेसिकली जो भी जानकारी मिली हमको वो केवल एक ग्रंथ से मिली, इसका नाम है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कोई बेसिकली ऐसा गाइड वाइड के टाइप नहीं लिखा गया है कि ये ऐसा करना है। ऋग्वेद में श्लोक लिखे गए कि आपको जीवन में ऐसा करना चाहिए, आपको जीवन में ऐसा करना चाहिए, आप ये करोगे तो ये होगा। इस तरह की बेसिकली बातें लिखी गई है ऋग्वेद में। तो बड़ा ही जो है प्रामाणिकता का अभाव रहा है ऋग्वेद के समय में। एक सप्त सैंधव का जो एरिया है ना, ये इसके बारे में भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन बेसिकली मान लिया जाता है कि जो 7 नदियों का क्षेत्र है, जो पंजाब वाला एरिया है उसके ऊपर वाला जो एरिया है, ये कहलाता है सप्त सैंधव। तो ये इसका निवास स्थल माना जाता है कि भाई आर्य लोग इस समय यहाँ पे रहेंगे। और जो आर्यों का विस्तार था वो अफगानिस्तान, आधुनिक पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब एरियो में उस समय रहा होगा। अब आप मैप में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जिसे मैं बात कर रहा था सप्त सैंधव, तो यहाँ पे 7 नदियां आके मिलती है, तो ये एरिया होता है सप्त सैंधव एरिया। और ये कुछ अफगानिस्तान और ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वाला ऊपरी ऊपरी हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों के रहने का। अब जैसा मैंने बात करी कि कुछ पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास कि हम कुछ कह सकें। अब धर्म के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था उसमें भी धर्म के बारे में चर्चा करी। धर्म हमारे देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आर्य के जो देवता थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा उस समय किया करते थे वो लोग। सूर्य थे, नक्षत्र थे, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियां, पर्वत, बहुत सारे देवी देवताओं की वो लोग पूजा किया करते थे। अब लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट देवताओं के बारे में पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि भाई इनकी वर्षा और तूफान का देवता कौन सा था, युद्ध का देवता कौन सा था, तो आपको लगाना है इंद्र। किनके वर्षा और तूफान का देवता जो था वो था इंद्र। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है। और अग्नि आग का देवता था। उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती थी। बस ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आते हैं। और लोग जादू टोना ये सब चीजों में बिलीव किया करते थे। और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो यहाँ पे इनके देवी देवताओं की है ना। अब ये आप समझ लीजिए, देखो अब इस सिविलाइजेशन में क्या होता था ऋग्वेदिक काल में, देवताओं का नाराज होना और देवताओं का खुश होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब ऐसा माना जाता था उस समय कि अगर देवता नाराज हो जाते हैं, किसी पुरुष और या किसी स्त्री अगर दोनों पे नाराज हो जाते हैं तो अपनी कृपा नहीं बरसाते। अब आपको देवताओं की कृपा अगर चाहिए तो आपको पुरोहित द्वारा यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे इंडियन कल्चर में कि आपको यज्ञ करवाना है, आपको भगवान को खुश करना है। तो ये सब चीजें हैं। इंद्र इस समय इनका सबसे फेवरेट देवता हुआ करता था। अब फेवरेट इसीलिए था वो क्योंकि पराक्रमी था, शत्रुओं को, राक्षसों को मारने वाला ऐसा माना जाता था उस समय। तो आप कहीं देखोगे महाभारत और रामायण भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो इंद्र का जिक्र बहुत बार हमको मिल जाता है। कई बार उसको घमंडी दिखाया जाता है, तो कई बार बहुत ज्यादा पराक्रमी दिखाया जाता है। वो इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि ऋग्वेद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो। बट ऋग्वेद के बाद उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं रहने लगेगा। अभी आप आगे आगे देखोगे तो इंद्र का उतना ज्यादा वर्चस्व नहीं रहने लगेगा, लोग कम पूछने लगेंगे उसको। लेकिन हाँ, इस समय तक के स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होने लगी थी कि भाई आपको देवताओं को खुश करना ही करना है, आपको यज्ञ करवाना ही करवाना है, यज्ञ में आपको गाय दान में देना ही देना है। अगर आपके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो भी व्यवस्था कीजिए आप और गाय दीजिए पुरोहित को। ये स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन एंडिंग में ऋग्वेद के समय ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी। देखो आप सोशल सिस्टम को अगर समझने की कोशिश उस समय करोगे ना, तो उस समय किंगशिप का जो है सिद्धांत चला करता था। मतलब अगर कोई राजा होगा ना, तो राजा होने का मतलब ये नहीं है कि वो भूमि का स्वामी होगा। राजा होने का मतलब ये है कि वो सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं जो इंपॉर्टेंट किसी एक व्यक्ति को करना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। आप इस तरह से समझ सकते हो कि राजा लोगों के बीच में से चुना जाता था उस समय। ऐसा नहीं था कि वो भूमि का स्वामी होगा। और उस समय पुत्र और पुत्री के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाकी जो सारे रिश्ते थे जैसे कि भाई, भतीजा, चचेरा भाई, इन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था जो था नृत्य, है ना। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा आपसे। नृत्य करके इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है। अब ये थोड़ा सा द्रविड़ शैली और साउथ वाली शैली की यहाँ पे भाषा का थोड़ा सा प्रयोग देखने को मिलता है हमको, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग सुनने में आता है ना। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि समाज किस तरह से बटा हुआ था। तो सबसे छोटी इकाई थी समाज की, वो थी फैमिली, परिवार। एक पिता होगा, एक माता होगी, उसके बच्चे होंगे, तो ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। उस समय भी मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है। उसके बाद एक बनता था विलेज, गांव, कि भाई बहुत सारी फैमिलियों को मिला के एक जो है ग्राम बनेगा।
और बहुत सारे ग्राम को मिला के एक विष बनेगा और बहुत सारे विषों को मिला के एक जन मिलेगा। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझो, ये छोटे छोटे बिंदु एक छोटा छोटा परिवार है, ये छोटा छोटा परिवार बना के एक ग्राम बना रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ग्राम आपस में मिलके एक पूरा विश्व बना रहे हैं और ऐसे बहुत सारे विश्व मिलके एक पूरा जन बना रहे हैं। अब जन मतलब बहुत ही बड़ा एरिया होता था और इस बहुत बड़े एरिया पे किसी एक व्यक्ति की बात चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वनडे एग्जामिनेशन वाले उनके लिए सारी की सारी चीज़ आ रही, तो आप बेसिकली वन लाइनर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो, ऋग्वेदिक काल उस समय की एकमात्र रचना थी, ऐसा नहीं था कोई और किताबें लिखी गई थी, वो एक की एक किताब लिखी गई थी, है ना। ये थोड़ा सा याद रखो, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, याद रखो आप। दूसरा और 7वां मंडल जो है ना सबसे प्राचीन है और प्रथम और 10वां मंडल ये प्रवर्ती काल के माने जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना आपने। और दूसरा 7वां मंडल है ना, इसको गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र मंडल क्यों? बेसिकली एक ही गोत्र के ऋषि ने इसको लिखा हुआ था और इसीलिए इसको जो है गोत्र मंडल कहा जाता है। अब जो पढ़ता है वैदिक ऋग्वेद को, उसके पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। पुरोहित मतलब होता है पंडित, कि जो भी पंडित ऋग्वेद को पढ़ेगा उसको बेसिकली पुरोहित कहेंगे। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त जो है हमेशा पहली बार जो 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आप सभी को पता है भाई, ब्राह्मण हाथ में तलवार उठाएगा, जो है ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, माफी चाहता हूँ, ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय हाथ में तलवार पकड़ेगा, वैश्य जो है व्यापार करेगा, जो भी बेसिकली जरूरत की चीज है, जो भी बेसिकली जरूरत की चीज है क्षत्रियों की वो प्रोवाइड कराएगा वैश्य, और शूद्र जो है इन तीनों वर्गों की सेवा करेगा। ये बेसिकली उस समय बात मानी जाती थी। वेद मंत्रों को सूक्त यहाँ पे कहा जाने लगा है। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में ही मिलता है आपको। और हिमालय की चोटी, माउंट एवरेस्ट नहीं था उस समय नाम, उस समय उसका नाम था मूजवंत, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। और इसमें जो विष है इसका शब्द का प्रयोग मिलता है 171 बार, और जो जन शब्द है इसका उल्लेख मिलता है 275 बार। तो ये दोनों ही वर्ड काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए, पीसीएस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा है। जैसा कि हमने बात करी, भूमि पे जन का सामुदायिक नियंत्रण होता था। मैंने आपको जैसे समझाया कि भाई कोई भी व्यक्तिगत अधिकार राजा का इस समय नहीं हुआ करता था भूमि पे, है ना। ये आप थोड़ा समझिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि बेसिकली जब छोटे छोटे किंगडम बनने लगेंगे ना, तो अपनी किंगशिप को संभालने के लिए राजा आपस में लड़ने लगेंगे। ये बड़ी गलत चीज हुई है आने वाले समय में। और शिल्पी समूह को यहाँ पे निम्न स्तर का नहीं माना जाता था। अब बात यहाँ पे समझो आप, मैंने से यहाँ शूद्र कह दिया, तो अब शूद्र मतलब ये नहीं कि भाई जो जूता चप्पल साफ करेगा, जो शिल्पी का काम करेगा, जो रथ का काम करेगा, वो शूद्र हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप अगर आपकी इच्छा के अनुसार अपना वर्ण चूज कर सकते थे। अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आप वैश्य हो, आप हाथ में तलवार उठाना चाहते हो तो आप क्षत्रिय हो। मतलब आपको आपके वर्ण व्यवस्था की जो आज़ादी थी वो अपने अनुसार थी। लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाएगी और आपको, अगर आप किसी नाई के यहाँ पैदा हुए हो तो आपको बाल ही काटना पड़ेगा। ये थोड़ी सी कठोर वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है ना। ये सारी चीजें हैं। और ऋग्वेद में बड़ई, रथकार, चर्मकार, इन सब का उल्लेख मिलता है। उनको बड़ा सम्मान उस समय दिया जाता था। रथकार को स्पेशली बहुत ज्यादा सम्मान उस समय दिया जाता था। और ऐसा है। और बड़ई सभी लोगों का मुखिया होता था, शिल्पियों का, रथकार का, इन सब चीजों का मुखिया होता था बड़ई उस समय। और अयस शब्द का प्रयोग जो है ना ऋग्वेद में मिलता है हमको, और अयस शब्द का प्रयोग हुआ है तांबे के रूप में, है ना, कि भाई तांबे की खोज इन लोगों ने उस समय तक कर ली थी। लेकिन लोहे वोहे से लोग परिचित नहीं थे, ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे से परिचित थे और ना ही वैदिक सिविलाइजेशन के लोग लोहे से परिचित थे। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना। ऊन निकाल लिया करते थे भेड़ों से, गर्म कपड़े पहना करते थे। और व्यापार वगैरह करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली उसमें प्रचलित हुआ करती थी कि भाई आप मेरे को गेहूं दे दो, मैं आपको चावल दे दूंगा, आप मेरे को कुछ और चीज दे दो, मैं आपको ऊन दे दूंगा। इस तरह की चीजें प्रचलित थी। सिक्के विक्के बेसिकली इनको ज्यादा समझते नहीं थे, ज्यादा सिक्के विक्के का लोग प्रयोग किया नहीं करते थे। अब ऋग्वेदिक कालीन कुछ नदियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। सिंध का नाम सिंधु था, व्यास का विपाशा, झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्किनी, घग्गर का जो है दृष्टि, रावी का है पुष्णी, सतलज का शशुद्री, गोमल का गोमल, काबुल का कुंभी, और गंडक का सदानीरा। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, गंडक का सदानीरा है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, याद रख लेना आपने। और ये जैसे तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह का है यार भाई ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद को पढ़ के इतिहासकारों ने आपका इतिहास लिखा है। 500 वर्षों का इतिहास छुपा पड़ा इस किताब में, इस श्लोक की किताब में।
है ना। तो आप कुछ अंदाजा लगा लो कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको नहीं पता, हमको क्या ASI को नहीं पता, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं पता। अब जैसे जैसे चीज़ें पता चलती जाएगी मैं आपको करंट अफेयर में इंक्लूड करके बताता चला जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने चाहने वाले अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।